नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बड़ा ही ज्ञानवर्धक, बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, गिलहरी ने बताया कि ये 3 लोग सगे खून के रिश्ते के साथ भी गद्दारी करते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उन वीडियो का फायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन समय की बात है, एक जंगल में एक गिलहरी और एक चूहा साथ में रहते थे। दोनों में धीरे धीरे घनिष्ठ मित्रता हो जाती है और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। जब गिलहरी को कोई दुख होता तो चूहा दौड़ा चला आता और चूहे को कोई दुख होता तो चूहा दौड़ा चला आता। यानी कि दोनों में इतनी घनिष्ठ मित्रता थी कि पास में रहने वाले पशु पक्षी भी उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते थे। प्रिय दर्शकों, अगर चूहे को कोई भोजन मिल जाता था तो वह अकेले भोजन ग्रहण नहीं करता था और वो गिलहरी के पास आता और गिलहरी के पास भोजन रख करके दोनों साथ में भोजन किया करते थे। यदि गिलहरी को कहीं भोजन मिल जाता तो गिलहरी भी वही करती, अपने साथ भोजन को लेकर के आती और दोनों मिलकर के भोजन किया करते थे। ऐसी दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। गिलहरी बड़ा ही बुद्धिमान प्राणी था। वह अक्सर अपने ज्ञान से चूहे का मार्गदर्शन करता था। एक दिन चूहे ने गिलहरी से कहा, मित्र, हम कहीं दूर देश के लिए चलते हैं। तुम कोई ऐसी कहानी सुनाते चलो जिससे ज्ञान भी प्राप्त हो और सफर भी आसानी से कट जाए। तब गिलहरी कहता है, मित्र, मैं हमेशा की तरह आपको ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी हमारे लिए एक बहुत अनमोल सीख देकर जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को ध्यान देकर सुने। प्रिय दर्शकों, अब तो गिलहरी चूहे को वह कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ रहता था। छोटी मोटी चोरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। प्रिय दर्शकों, जो चोर था वह चोरी तो करता ही था, लेकिन उसके चुराए हुए धन से उसके परिवार का ठीक से पालन पोषण नहीं हो पाता था। इसलिए चोर हर समय बड़ा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन चोर अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं नगर में चोरी करता हूँ, लोगों के घरों में डाका डालता हूँ, फिर भी मैं दुखी रहता हूँ। मैंने इतनी चोरियां कर ली, फिर भी मेरे परिवार की गरीबी दूर नहीं होती। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे परिवार की गरीबी मिट जाए। प्रिय दर्शकों, चोर बैठा हुआ यह सब बातें सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है। चोर ने विचार किया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो चोर ही। और यदि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उतनी ही सजा मुझे छोटी चोरी करने के लिए मिलेगी जितनी सजा मुझे बड़ी चोरी करने की मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं बड़ी चोरी करूं। प्रिय दर्शकों, ये विचार कर उस चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात में नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने जाऊंगा। और ये निश्चय करके वह नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने की योजना बनाने में जुट गया। प्रिय दर्शकों, जब रात होती है तो चोर दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर जाता है और उसी तरह वह वहीं पर पहुंच जाता है जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है। कई सैनिक खजाने का पहरा दे रहे हैं और उनकी आंखों से छुपकर खजाने तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। इतनी कड़ी सुरक्षा है। इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। यदि किसी सैनिक की नजर चोर पर पड़ गई तो तुरंत ही उसे मौत के घाट उतार देता। आज उन सैनिकों को देखकर चोर को सैनिक के रूप में अपना काल नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने के चारों तरफ साक्षात यमराज पहरा दे रहे हैं। सोचने लगा, अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। प्रिय दर्शकों, यह सोचकर चोर ने चोरी का विचार त्याग दिया और उल्टे पांव ही वापस लौटने लगा। अभी कुछ दूर पर ही जा पाया था कि इतने में उसके मन में दूसरा विचार आया। सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करके इस राजमहल के अंदर तक पहुंचा हूं और खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा हूं। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से कुछ न कुछ तो चुरा ले जाऊं। यदि मैं यहाँ से खाली हाथ घर वापस लौटा तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर चोर ने अपने कदम राजा के शयन कक्ष की तरफ बढ़ा दिए। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा तो अपनी रानी के साथ में गहरी नींद में सो रहे होंगे। राजा के शयन कक्ष में जाऊंगा और राजा के वस्त्र पहनूंगा और उन राजसी वस्त्रों को पहनकर राजा का वेशभूषा बनाकर आराम से यहाँ से
धन चुराकर इन महलों से बाहर निकल जाऊंगा। पहरेदारों को लगेगा कि मैं राजा हूं, इसलिए वह मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच जाता है और शयन कक्ष के बाहर लगे हुए पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने पर्दे को हटाकर अंदर झांका, अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी रानी नग्न अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल जाते हैं और चोर एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो जाता है। रानी के सो जाने का इंतजार करने लगता है। कुछ समय तक तो चोर उस दीवार से सटकर ऐसे ही खड़ा रहा। उसके बाद जब उसने पर्दा हटाकर फिर से देखा कि रानी सो गई या जाग रही है, क्योंकि चोर इस ताक में था कि रानी सोए तो मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन वस्त्रों को पहन लूं और इस महल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन चोर ने जब पर्दा हटाकर अंदर झांका तो उसने देखा कि रानी उसी अवस्था में बैठी हुई अभी भी जाग रही है। तो चोर फिर से अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पहले खड़ा हुआ था। काफी देर खड़े रहने के बाद चोर ने विचार किया कि ऐसे में कब तक खड़ा रह सकता हूं, ऐसे तो मेरी कमर थक जाएगी। यही सोचकर चोर ने निश्चय किया कि शयन कक्ष के बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई है उस कुर्सी पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और तब तक रानी भी गहरी नींद में सो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यही विचार कर चोर दबे पांव उस कुर्सी तक पहुंच जाता है और कुर्सी के पास पहुंचकर उस पर बैठने का प्रयास करता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह चोर उस कुर्सी पर बैठा वैसे ही कुर्सी टूट गई और चोर जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। चोर के गिरने की आवाज से राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चोर के गिरने की आवाज रानी के कानों में पड़ी तो रानी नंगी तलवार लेकर अपने शयन कक्ष से बाहर आती है। बाहर एक आदमी को देखकर रानी घबरा जाती है। उसने तुरंत तलवार निकाली और चोर की गर्दन के ऊपर रख दी। बोली, तू कौन है और कैसे यहाँ आया है? सच बताना, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही रानी की तलवार ने चोर की गर्दन को छुआ तो चोर डर के मारे थर-थर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला कि रानी साहिबा, मेरी जान मत लो। मैं गरीब हूं और चोरी करने के उद्देश्य से ही आपके इन महलों में आया हूं। हे महारानी, मैं आपके ही नगर का एक छोटा सा चोर हूं और छोटी मोटी चोरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूं कि आप इस बार मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं फिर कभी इन महलों में चोरी करने नहीं आऊंगा। हे रानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया आज मेरी जान बख्श दो और मुझे यहाँ से जाने दो। रानी जब चोर की इन बातों को सुनती है तो उसे कुछ तरस आ जाता है। फिर कुछ सोच समझकर रानी उस चोर से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा तो मैं तुम्हारी जान भी बचा दूंगी और कुछ धन वगैरह भी दे दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरा यह काम करना होगा। चोर बोला, महारानी, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बस आपको मेरी गर्दन से तलवार हटानी है। आप जो कहोगी उसे मैं करने को तैयार हूँ। रानी बोली, यदि तुम जिंदा इन महलों से अपने घर जाना चाहते हो तो तुम मेरी बातों को कान लगाकर सुनो। मेरी इच्छा यह है कि इस समय मैं काम से पीड़ित हूँ। यदि तुम मेरे साथ समागम करो और मुझे संतुष्टि प्रदान करो तभी तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हो। यदि तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा सर और मेरी तलवार एक झटके में मैं तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है।
त्योहार Amazon पर मिले very good suggestions on top fashion brands. Easy returns with no convenience fee, ताकि fashion हो effortless. Amazon, हर पल fashionable. Wow, so many looks. अच्छा, ये सब ढूंढने में किसके साथ क्या पहनना डिसाइड करने में बहुत एफर्ट लगा होगा ना? बस Amazon खोलना पड़ा. Floral shirt, उसके साथ denims, loafers and matching eyeshadow to wear it with. मतलब Amazon पे फैशन इतना एफर्टलेस? इस त्योहार Amazon पर मिले very good suggestions on top fashion brands. Easy returns with no convenience fee, ताकि fashion हो effortless. Amazon, हर पल fashionable. प्रिय दर्शकों, चोर जब रानी के मुख से इन बातों को सुनता है तो रानी के इन वचनों को सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। चोर रानी से कहता है कि रानी साहिबा, आप ये क्या बोल रही हो? मैं कहा एक छोटा सा चोर और कहा आप इतने बड़े साम्राज्य की महारानी। मैं भला आपके साथ में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ। ये तो मेरे लिए सोचना भी पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं आपके साथ में ऐसा करने की सोचूं। रानी ने कहा, देखो, मुझे मत समझाओ कि क्या सही और क्या गलत है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। वास्तव में तुम्हें जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हो तुम वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। प्रिय दर्शकों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। सोचने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने रानी की बात नहीं मानी तो रानी मुझे मौत के घाट उतार देगी। यदि मैंने रानी की बात मान भी ली तो यह बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। प्रिय दर्शकों, चोर बड़ी दुविधा में फंस गया। चोर सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं? काफी देर सोच विचार करने के बाद जब उसको राहत नजर आई तो उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और रानी से हाथ जोड़कर बोला कि रानी साहिबा, मैं आपके साथ समागम के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट की मोहल्लत चाहता हूँ। मुझे बहुत जोरों की लघुशंका लगी है। पहले आप मुझे लघुशंका से निवृत्त हो जाने दो, उसके बाद आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। चोर की इन बातों को सुनकर रानी ने चोर की गर्दन से तलवार हटाई और उसी तलवार से पेशाब खाने का इशारा करते हुए बोली कि देखो, सामने ही पेशाब घर है, तुम जल्दी से लघुशंका से निवृत्त होकर आओ। मैं तुम्हारा यहाँ खड़ी इंतजार कर रही हूँ। रानी की सहमति मिलते ही चोर पेशाब खाने की तरफ चला गया। रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगती है। प्रिय दर्शकों, जब चोर पेशाब खाने के अंदर पहुंचा तो चोर ने देखा कि पेशाब खाने में झरोखा बना हुआ है। उसने अपना दिमाग लगाया, अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचकर वह वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहरा दे रहे एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उससे पूछताछ करने लगा। चोर तो पहले से ही डरा हुआ था। उसने सैनिक को सारा हाल, सारा घटनाक्रम बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से महलों में आया है, और साथ ही उसने यह भी बता दिया कि रानी की नजर मुझ पर पड़ गई है और अब वह मेरे साथ में समागम करना चाहती है। किसी तरह मैं रानी को चकमा देकर अपने घर लौट रहा था, इतने में आपने मुझे पकड़ लिया। सैनिक को उसने सारी बात सच सच बता दी और बोला, अब आप मुझे मेरे घर जाने दो। चोर की इन बातों को सुनकर सैनिक कहने लगा कि तुमने राजमहलों में घुसने का दुस्साहस किया है, मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूं। सैनिक के आगे हाथ जोड़ते हुए चोर बोला, बाबूजी, मैं बाल बच्चों वाला सोचने लगा कि वह ऐसी कौन सी मुझे यहाँ से जाने दो जो मेरे मन आज के बाद महल का चोरी करने का महलों की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं यहाँ नहीं आता तो ही अच्छा। ठीक है, पहले से जोर लेकर कर रहा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। क्या सोचा है तुमने? शर्त है। चोर बोला, ठीक है भाई, या फिर मैं शोर अपनी शर्त बता दो। चोर बोला, मेरी रिहाई के बदले में आप मुझसे क्या करवाने के पास जाता हूँ और तुम सैनिक जो बात रही है कि सुनो भाई से जाकर कहता, यदि तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें एक बार रानी के पास मजबूर से जाना होगा। रानी के पास और रानी से कहना होगा और रानी के सामने मैं तुम्हारे साथ समागम के लिए तैयार हूँ बताई थी, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। बनाने में कोई यदि तुम रानी से ऐसा कहते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। किसी तरह महाराज, नहीं तो मैं तुम्हें और उन्हें शोर मचाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। जिंदा बचोगी और न प्रिय दर्शकों, चोर बोला, पहरेदार की इन बातों को सुनकर यदि आप मेरे चोर और दुविधा में फंस जाता है तो उससे पहले तुम्हें चोर सोचने का सर काटना होगा कि वैसे तो मेरे प्राण भी बच सकते पूरा करती हो, परंतु अब नहीं बचे। साथ में संबंध बनाने में चोर सोचने लगा कि यदि रानी से आप मेरी बातों से बात रही है तो रानी मेरा सर धड़ से अलग कर देगी। आप तो चोर को चारों तरफ मौत दिखाई दे रही, चाहो तो आप मुझे मार सकती हो। प्रिय दर्शकों, कामाग्नि में अंधी रानी चोर के मुख से जब इन बातों को सुनती है तो चोर की बातों को सुनकर वह कहती है
कि बस इतनी सी बात, रुको, अभी मैं राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। और इतना कहकर रानी शयन कक्ष के अंदर चली जाती है और एक ही बार में महाराज का सिर धड़ से अलग कर देती है। प्रिय दर्शकों, जैसे रानी ने राजा का सिर काटा तो पूरा शयन कक्ष राजा के लहू से लथपथ हो गया। रानी भी राजा के खून से पूरी तरह भीग गई थी। राजा की मौत के बाद रानी ने उस भयानक मंजर को देखा तो उस मंजर को देखकर रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर को भी मौका मिल गया, इसलिए चोर भी चुपचाप वहां से फरार हो गया। इधर जब अगला दिन हुआ, अगले दिन की सुबह जब राज्य कर्मचारियों ने देखा राजा के शयन कक्ष में राजा की सिर कटी लाश पड़ी है। राजा के शव के पास उनकी रानी बेहोश पड़ी है। भला राजा साहब को कौन राजा के राजमहल में शोर मच दहाड़े मार मार कर कोई राजा साहब को मार गया, उसका भी बुरा हाल था। मगर राजा साहब को मारने वालों ने कौन सी तलाश किया इस बात, लेकिन किसी को यह पता नहीं चला कि राजा साहब को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, इस रहस्य को पूरे राजमहल में एक सैनिक ही जानता था, जो कल रात उस चोर से मिला था। उसे पक्का यकीन था कि रानी और चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने यदि किसी को इस बारे में बताया तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराया जाएगा। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। और दूसरा कारण भी था कि जब सभी लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे, उसी समय रानी ने घोषणा कर दी थी कि वह अपने पति के साथ सती होना चाहती है। जब लोगों ने सुना कि रानी अपने पति के साथ सती होना चाहती है तो इस घोषणा से तो उनके भी मुंह बंद हो गए। जो दबी जुबान रानी पर राजा साहब के साथ सती क्यों होती? रानी अगर राजा साहब, दर्शकों, जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा के मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और शमशान घाट ले जाकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता चुनी गई। रानी भी अपने पति के साथ चिता पर जाकर वैसे बारी बारी से चिता पर लकड़ियां लगाते जा रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए जिंदा ही अपने पति के साथ सती होने जा रही है। प्रिय दर्शकों, इसी क्रम में जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक जब राजा की चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा, महारानी, आप तो सती हो जाओगी, फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा? रानी ने कहा, कैसी जिज्ञासा? तो सैनिक बोला कि रानी साहिबा, जाते जाते मुझे तुम इतना तो बता दो कि राजा साहब को किसने मारा है? वो चोर जो कल तुम्हारे महलों में आया था, या फिर आपने? प्रिय दर्शकों, सैनिक के मुंह से जब रानी ने इन शब्दों को सुना तो रानी इन शब्दों को सुनकर एकदम से चौंक पड़ी। वह समझ गई इसका मतलब इस भेद को यह सैनिक जानता है। रानी ने कहा कि सुनो सैनिक, राजा को न तो मैंने मारा है और न ही उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है कि राजा को किसने मारा है तो उसके लिए तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है उस जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक बुढ़िया अपनी कुटिया बनाकर रहती है। वह बुढ़िया तुम्हें यह बता सकती है कि राजा को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, रानी का उत्तर सुनकर उस सैनिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह प्रणाम करके आगे बढ़ गया। अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह वह सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल को चल देता है। जब जंगल के नजदीक पहुंचा तो उसे वहां पर कुटिया दिखाई दी जिसमें वह बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला कि मां, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास आया हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि राजा साहब को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, सैनिक की इन बातों को सुनकर वह बुढ़िया बोली, बेटा, अगर तुझे यह रहस्य जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है तो उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। बेटा, मेरी कुटिया के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। तुझे यह जानना है तो तुझे अपनी तलवार से एक ही बार में उस बकरे की गर्दन को काटना होगा। जैसे तू उस बकरे की गर्दन को काटेगा वैसे ही उस बकरे का धड़ वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। बेटा, जैसे ही उस बकरे का सिर हवा में उड़ने लगे वैसे तुम उस बकरे के कान पकड़ लेना। बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाए तो वहां चले जाना। उस स्थान पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सैनिक बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो तुरंत ही कुटिया से निकलकर बाहर आ जाता है। कुटिया के बाहर निकलकर सैनिक देखता है कि सचमुच कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। बकरे को देखकर सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालता है और एक ही वार में बकरे का सिर धड़ से अलग कर देता है।
प्रिय दर्शकों, बकरे का सिर कटते ही वह सर हवा में उड़ने लग जाता है। सैनिक ने झट से उसके कान पकड़ लिए। बकरे के सिर के साथ सैनिक भी हवा में उड़ने लग जाता है। काफी देर के बाद वो सिर्फ सैनिक को लेकर एक भयानक जंगल में जाता है, जहां पर एक बड़ी सी गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर बकरे का सिर नीचे उतर जाता है। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है, फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि राजा को किसने मारा है? जिस गुफा के सामने खड़ा हुआ वह सैनिक यह सोच रहा था कि वो एक राक्षस की गुफा थी। प्रिय दर्शकों, वो एक राक्षस की गुफा थी जिसमें राक्षस अपनी बेटी के साथ में रहता था। जिस समय वो सैनिक गुफा के सामने पहुंचा उस समय शाम हो चुकी थी और उस समय राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गुफा से बाहर बहुत दूर जा चुका था। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस होती है तो वो अपनी गुफा से निकलकर बाहर आती है और जब उसने सैनिक को देखा तो वो एक हट्टे कट्टे नौजवान को देखकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने देखा कि उसके गुफा के द्वार पर एक नौजवान खड़ा है। सैनिक को देखकर उसने सोचा, अगर मैंने उसे मारकर खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे खिलौना बनाकर अपने पास रखूंगी, ये मेरा मन बहलाएगा। प्रिय दर्शकों, ये विचार आते ही राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर सी लड़की का रूप बनाया और उस सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ती है तो अपने सम्मुख इतनी सुंदर सी स्त्री को देखकर वो उस राक्षसी कन्या पर मोहित हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री को नहीं देखा था। इधर वो राक्षस कन्या तो सैनिक पर पहले से ही मोहित थी। जब उसने देख लिया कि नौजवान भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है तो उसने सैनिक को अपने साथ चलने का आग्रह किया, जिससे सैनिक ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस तरह से वो सैनिक उस राक्षसी के साथ उस गुफा में चला जाता है। सैनिक अपने सवाल के जवाब के लिए इतनी दूर भयानक जंगल में आया था जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा की मौत के रहस्य को जानना था। वो सैनिक अपना उद्देश्य तो भूल गया और उस राक्षस कन्या के साथ रमण करने लगा। प्रिय दर्शकों, इधर जब राक्षस के आने का समय होता है तो राक्षस कन्या को नौजवान के प्राणों की चिंता होती है। वो राक्षस कन्या सोचने लगी कि यदि मेरे पिता ने इस नौजवान को देख लिया तो वो इसे जिंदा खा जाएगा। यही सोचकर जैसे ही राक्षस के आने का समय होता है उस राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस नौजवान को एक कीड़ा बना दिया और उससे कीड़ा बनाकर दीवार पर चिपका दिया और उसके बाद वो राक्षसी के रूप में बदल गई। इधर जब राक्षस अपनी गुफा में लौटकर वापस आता है तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी क्या बात है, आज मुझे इस गुफा में मानुस गंध क्यों आ रही है? क्या मेरे पीछे इस गुफा में कोई मनुष्य आया था? पिता की इन बातों को सुनकर राक्षस कन्या बहाना बनाते हुए बोली कि पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इस भयानक जंगल में मनुष्य कैसे आ सकता है? यदि गलती से भी आ भी गया तो मैं उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत करिए। किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत राक्षस के लौट जो हमारी गुफा तक पहुंचे तो वो उसे कीड़ा बनाकर दीवार पर चिपका देते। आप सो जाइए। इस प्रकार सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते काफी समय बीत जाता है। वो राक्षस कन्या अपने सैनिक को राक्षस की गुफा में काफी समय नौजवान सैनिक के बारे में राक्षस की कन्या से मन कुछ नहीं बताती तो उसे अपने बीवी उस राक्षस कन्या का यह रोज का नियम बन गया। राक्षस कन्या जिस जंगल में होती थी और उसके जंगल से निकलना कोई आसान गुफा से बाहर जाता है, ऐसे ही सैनिक को पुनः पुरुष और ले रही थी। तो एक दिन उस सैनिक को गुफा से भागने का मौका मिल जाता है। हुआ यूं कि एक दिन जब राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर जंगल में शिकार के लिए चला जाता है तो पिता के जाने के बाद उस राक्षस कन्या ने मच्छर बने हुए सैनिक को पुनः पुरुष बना दिया और उसके साथ प्रेम करने लगी। उसके बाद वो उसे मच्छर बनाना भूल गई और सैनिक से बातें करते करते उसे नींद आ गई। इसी मौके की तलाश में तो सैनिक था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहां से भागूं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही उस सैनिक को यह मौका मिला तो सैनिक दबे पांव उस गुफा से बाहर निकल जाता है। गुफा से बाहर आकर सैनिक ने विचार किया कि मुझे राक्षस कन्या से तो छुटकारा मिल गया है, लेकिन अपने नगर तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो अपने नगर का रास्ता भी नहीं पता है। फिर भी सैनिक ने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर का नाम लिया और अनुमान से ही एक दिशा की ओर दौड़ लगा दी। कई दिनों तक भागने दौड़ने के बाद आखिर वह अपने नगर पहुंच जाता है। जब वह अपने नगर में पहुंचा और अपने परिवारजनों से मिला, अपने बीवी बच्चों से मिला, तो उनसे मिलकर उसे बड़ा अच्छा लगा। अपने परिवार से मिलते हुए सैनिक सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो राक्षस
कन्या की आंख लग गई और मैं वहां से भाग आया। यदि मुझे यह मौका नहीं मिलता तो न जाने कब तक वो मुझे अपने पास कीड़ा बनाकर रखती। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे यह मौका मिल गया। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार उस सैनिक को अपने घर आए हुए भी काफी दिन बीत जाते हैं। जब काफी समय उसने अपने घर पर बिता लिया तो उसे फिर से उस राक्षस कन्या की याद सताने लगती है। सैनिक सोचने लगा कितनी प्रिय दर्शकों, वह स्त्री, जब यह ख्याल सैनिक के मन में आता है मुझे इस तरह से बेचैनी बढ़ने लग नहीं आना चाहिए था। अब तो रात दिन वह उसके ख्यालों में खोया रहता, मुझे इतना प्यार दिया। अब तो उसे न रोटी अच्छी लगती थी न पानी, सारा दिन उसके ही बारे में सोचता रहता था। जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो सैनिक उस राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार वह उस कन्या से मिलकर जरूर आएगा। यह निश्चय करके सैनिक उस बुढ़िया के पास भी पहुंच जाता है और उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर कहता है, मां जी, जिस स्थान पर आपने मुझे पहले भेजा था उसी स्थान पर मैं दोबारा से जाना चाहता हूं। बुढ़िया ने जब सैनिक को देखा तो बुढ़िया सैनिक को देखकर पहचान गई कि यह तो वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले मेरे पास राजा के हत्यारे का पता लगाने के लिए आया था। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था क्या तुम्हारा काम अभी वह पूरा हुआ कि नहीं? सैनिक बोला, मां छोड़िए उन बातों को, मुझे उन बातों से क्या लेना देना कि राजा को किसने मारा। मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य के लिए आपके पास में आया हूं। मां जी, बस एक बार आप मुझ पर कृपा कर दो और मुझे उस स्थान पर पहुंचा दो। बस मैं एक बार उस स्थान पर जाना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, अब तो सैनिक उस बात को भूल चुका था कि मैं पहली बार इस बुढ़िया के पास में क्यों आया था। अब तो सैनिक को केवल उस राक्षस कन्या से मिलना था। उसके अंदर उस कन्या से मिलने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार बूढ़ी औरत से उस स्थान पर पहुंचाने की मिन्नतें कर रहा था। सैनिक की इस बेचैनी को देखकर बुढ़िया समझ गई कि यह सैनिक काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, पहले तो मेरे पास में एक बकरा था जिसके तुम कान पकड़कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब तो मेरे पास दूसरा बकरा नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकती हूं? तब सैनिक ने कहा कि माता जी, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप मुझे किसी भी तरह उस स्थान पर पहुंचा दो। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूं। आप किसी तरह मुझे उस लड़की से मिलवा दो। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक है, यदि तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे तुम शीघ्र ही उस लड़की के पास पहुंच सकते हो। जब सैनिक ने पूछा क्या उपाय है तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने बड़े बेटे को मेरे पास लाना होगा। सैनिक बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी अपने बेटे को लेकर आता हूं। अब तो प्रिय दर्शकों, वह सैनिक अपने घर जाता है और अपने पुत्र को अपने साथ लेकर आता है। इतना कहकर सैनिक अपने घर पहुंचा और अपने बड़े बेटे को लेकर बुढ़िया के पास आया तो बुढ़िया से कहने लगा, माता जी, मैं अपने बेटे को अपने साथ ले आया हूं, बताइए मुझे क्या करना है? बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार तुमने उस बकरे का सिर काटा था उसी प्रकार तुम्हें अपने पुत्र की गर्दन काटनी है। जिस तरह तुम बकरे के कान पकड़कर उस स्थान पर पहुंचे थे उसी तरह तुम्हारे बेटे का सर भी तुम्हें उस स्थान पर पहुंचा देगा। प्रिय दर्शकों, काम के वशीभूत वह सैनिक लड़की से मिलने के लिए अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही सैनिक अपने बेटे का सर काटने के लिए तलवार उठाता है वैसे ही बुढ़िया उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम मेरे पास उस दिन एक सवाल लेकर आए थे कि राजा को किसने मारा है। तो सुनो नौजवान, राजा को न तो चोर ने मारा था और न ही रानी ने मारा था। राजा को तो सिर्फ काम वासना ने मारा था। जिस तरह आज तुम काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी काम वासना के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह इतना घृणित कार्य कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वासना का अंधा रिश्ते को तार तार कर देता है। कब किसकी जान ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए कोई कितना भी सगा हो, वासना के अंधे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया आगे समझाते हुए बोली, बेटा, दूसरा होता है धन का लालची। धन का लालची व्यक्ति भी कभी किसी का सगा नहीं होता। जो व्यक्ति धन का लालची होता है उसके लिए भी कोई चीज मायने नहीं रखती। ऐसे लोग थोड़े से धन के लालच में सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। धन के लालची व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती हूं जिसके ऊपर भी कभी भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, वह क्रोधी इंसान
जिन व्यक्तियों का स्वभाव क्रोधी किस्म का होता है, ऐसे लोग भी विश्वास के काबिल नहीं होते। क्रोधी मनुष्य क्रोध में अंधा होकर वो सब कुछ कर डालता है, जिसका अंजाम पछताने के अलावा कुछ नहीं होता है। क्रोधी मनुष्य की बुद्धि सबसे सुन्न हो जाती है। क्रोधी मनुष्य को अपना पराया कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोधी मनुष्य से सदा सावधान रहना चाहिए। तो पुत्र, ये थे वो 3 लोग जिनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये 3 लोग सगे अपने खून के साथ भी गद्दारी कर सकते हैं। आगे बुढ़िया उस सैनिक को समझाते हुए बोली, बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है। ये तो सब मेरी रची हुई माया थी। यदि मैं सीधे सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देती और कहती कि राजा को वासना ने मारा है, तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं होता। लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है